आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट से। थोड़ा सा कैपिटल मार्केट को बतलाते हैं कैपिटल मार्केट क्या है। तो ऐसे तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट एक्चुअली है क्या? तो ये आपको कैपिटल मार्केट एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, जिनको पैसा चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है खरीद बिक्री। एक तरफ आपका सेलर रहता है एंड दूसरी तरफ आपका बायर रहता है। सेलर बायर को कोई प्रोडक्ट देता है। अब यहाँ पर सीखिए प्रोडक्ट क्या का मतलब क्या होता है। ऐसे प्रोडक्ट ये सब जो है रिटेल में पढ़ाएंगे, मार्केटिंग आपको पढ़ना है रिटेल बैंकिंग में, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का मतलब दोनों चीज होता है, गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीज। प्रोडक्ट का मतलब दोनों चीज होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्ट को गुड्स से एसोसिएट कर देते हैं और एंड सर्विस का अलग नाम डालते हैं। तो अब लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लोग समझते हैं कि वो गुड्स एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। खैर, तो मार्केट में एक तरफ सेलर होता है और दूसरी तरफ बायर होता है। सेलर बायर को प्रोडक्ट देता है और बदले में इसका प्राइस लेता है। बदले में क्या लेता है? प्राइस लेता है। इसको हम लोग एक्सचेंज प्रोसेस कहते हैं। दिस इज नोन एज एक्सचेंज प्रोसेस। क्योंकि जब हम मार्केटिंग पढ़ाएंगे तो सबसे पहले यही बतलाएंगे कि मार्केटिंग इज द एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसी बात को कहेंगे और इसको हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। आप मेरा और क्लास देखे होंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो था उसमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बतला रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जाने थे कि बैंक एंड कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आता है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तीन चीज हम लोग देखते हैं: कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट एंड कैपेसिटी। हालांकि अब लॉ, पहले लॉ जीआईबी में था, अब वो सीआईबी में चला गया है। लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको जीआईबी में पढ़ना है वो हम अलग से पढ़ाते हैं, क्योंकि जानना ही जानना है। अब क्या बुझाया उस आईआईबीएफ को, क्या समझ में आया कि उसको सीआईबी में ले गया, समझ से परे है। लेकिन वो जीआईबी का ही पार्ट था, जरूरी था जीआईबी में पढ़ना। चार चार बुक इधर कर देता। खैर जो भी है उसकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में भी क्या होता है? एक तरफ बायर है और दूसरी तरफ सेलर है। अब यहाँ पे जो बायर तो वही है, बायर ऑलवेज इंडिविजुअल होता है। अब हम जो है कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदे या ग्रोसरी का सामान खरीदे या जो भी, बायर तो चेंज नहीं होता है, केवल सेलर चेंज होता है। अलग अलग मार्केट में कौन चेंज होता है? सेलर चेंज होता है। बायर वही रहता है, ठीक है ना। सेलर ही केवल चेंज होता है। तो यहाँ पे जो सेलर होगा ये कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, इंक्लूडिंग बैंक। बैंक भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट देती है, इशू करती है। बैंक भी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर इशू करती है कैपिटल मार्केट के लिए। जिस प्रकार बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है, उसी प्रकार कैपिटल मार्केट के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में आपको शेयर इशू करती है। सब बहुत सारे बैंक का शेयर मार्केट में इशू होता है। तो कैपिटल मार्केट में सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है? कैपिटल मार्केट में कैसे कोई प्रोडक्ट इशू किया जाता है? इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, इंक्लूडिंग बैंक। बैंक भी एक प्रकार की कंपनी। अगर बैंक को भी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर मार्केट में इशू करना है तो यही प्रोसेस से होके गुजरना होगा। तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जिसको मनी रिक्वायर्ड है, जिसको पैसा चाहिए।
और ये जो पैसा चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ये पैसा इसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो क्या उपाय है, उसके पास क्या उपाय है? तो ये सबसे पहले सेबी के पास जाएगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएगी। उसके पहले ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अब रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? तो अगेन आपको हम नोट्स भेजेंगे, अभी नोट्स हम भेज देते हैं क्लास के बाद। अभी भेजेंगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगा। जिस प्रकार से आपका मनी मार्केट का नोट्स था, उस प्रकार से ये कैपिटल मार्केट का नोट्स है। तो मेरा नोट्स केवल पढ़ लीजिएगा, मतलब बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, केवल नोट्स पढ़िएगा, आपका सब निकल जाएगा। देखिए ये है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई भी बैंक से लोन लेने के लिए जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई भी कस्टमर है, ये गया लोन लेने के लिए बैंक के पास, तो बैंक पूछती है कि आप को ये लोन क्यों चाहिए, किस किस काम में आप लगाएंगे। तो कस्टमर बोलता है कि घर बनाना है तो होम लोन चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है एजुकेशन लोन चाहिए, ठीक है ना, या और सभी एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, हर एक टाइप का लोन है। तो बैंक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उस कैटेगरी में लोन को सैंक्शन करती है। उसी प्रकार सेबी भी पूछती है, क्योंकि सेबी पूछती है कि आपको ये पैसा क्यों चाहिए, ये ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, और आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं रिपेमेंट करने के लिए, मतलब आपका सब कुछ, आपका केवाईसी सही है कि नहीं। तो इसके लिए कंपनी शुरू में रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बनाती है और ये लेकर सेबी के पास जाती है। तो क्या क्या होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में, इसको डिटेल में पढ़िएगा। कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले तो आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन होता है कि एक्चुअली आप करते क्या है। तो कोई भी लोन लेने के लिए जाएगा तो वही पूछा जाएगा, बैंक पूछेगी भाई आप करते क्या है, कैसे आप लोन का रिपेमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से भी पूछती है कि आप जो है पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को धोखा में दे रहे हैं, आप कैसे जो आप पर कोई पैसा लगाएगा, कैसे आप उसको डिविडेंड दीजिएगा, कैसे आप आपका कैपिटल का ग्रोथ होगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन इसमें से भी पूछती है। इसके बाद से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूछती है कि आपका अभी का बैलेंस शीट क्या है, पिछले 3 साल का बैलेंस शीट दिखलाइए, कितना कैपिटल है, क्या लायबिलिटी है वगैरह, जो भी आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये आपको पूछती है। फिर से रिस्क फैक्टर पूछती है। अब ऐसे बिजनेस तो ऐसे ही रिस्की है कि आप अगर 10 तरह का बिजनेस सोचिए, अगर 10 तरह का कोई पिछले, अगर आप ही बैंक में काम करते हैं, 10 तरह के बिजनेस के लिए पैसा कोई लिया होगा, तो उसमें से 50% ही प्रोग्रेस किया होगा। स्टार्टअप का आप ले लीजिए, स्टार्टअप शुरू हुआ है, उसमें से कितना स्टार्टअप आज के डेट में चल रहा है। तो रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करेगी, ठीक है ना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपका रिस्क फैक्टर होता है यूज ऑफ प्रोसीड्स। अब ऐसा नहीं है कि वो पैसा पब्लिक से ले लेगी और उसका कुछ अपने मन से काम करेंगे, नहीं, उस पैसा का आप क्या करेंगे ये आप बतलाए, ठीक है ना। हाँ, यूज ऑफ प्रोसीड्स आप क्या करेंगे इस चीज को बतलाए। उसके बाद से इंडस्ट्री ओवरव्यू कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसका ओवरव्यू क्या है, सेबी एनालिसिस करेगी। मैनेजमेंट कितना है, तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना रोबुस्ट है, ये सब चीज को देखेगी। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यही सारे चीज होते हैं, ठीक है। जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लेकर सेबी के पास जाती है, और इसमें रेड हेरिंग जब आप कंपनी एक पढ़ेंगे तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का और इंपॉर्टेंस समझेंगे कि जिस प्रकार से बैलेंस शीट होता है और उसको ऑडिटर ऑडिट करता है, उसी प्रकार रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को भी बाहर का ऑडिटर ऑडिट करता है। उसका एक्सटर्नल का उस पे सिग्नेचर होता है, उसका कमेंट होता है, देन वो सेबी के पास जाता है। अब सेबी अपने तरफ से वेरीफाई करती है और सब कुछ सही होने के बाद उसको परमिशन देती है कि आप आईपीओ लेकर आइए, ठीक है ना। अब आप इशू कर सकते हैं आईपीओ मार्केट में, अब आईपीओ इशू कर सकते हैं। तो ये आईपीओ किसके थ्रू
सेल होता है, तो मर्चेंट बैंकर के थ्रू सेल होता है। तो मर्चेंट बैंकर का भी एक चैप्टर आपके बुक में है। मर्चेंट बैंकर का एक चैप्टर है, मैं आपको दिखला देता हूँ। मॉडल डी में ही है। देखिए, चैप्टर नंबर 35, ये आपको मर्चेंट बैंकिंग है। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंट बैंकिंग जब जब आप दूसरे कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके शेयर बॉन्ड डिवेंचर को आप सेल करते हैं और बदले में आप कुछ फी चार्ज करते हैं, तो मर्चेंट बैंकिंग के रूप में आपको जाना जाता है। तो बैंक का अलग अलग है। बैंक बैंक का जो है अलग अलग जो काम करती है उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि आप इंश्योरेंस जब सेल करते हैं, तो वो आपका तो प्रोडक्ट है नहीं, तो उस समय आपको क्या कहा जाता है? उस समय आपको बैंक का इंश्योरेंस उसमें आपको बुलाया जाता है। तो अलग अलग चीजें ऐसे ही पूरे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के लिए आपको पारा बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा चीजें मर्चेंट बैंकिंग में आप ये सब काम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, मर्चेंट बैंकर है, बैंकर टू द इशू। अब शेयर जब इशू होता है तो उसके लिए आप काम करते हैं। एसबा, एसबा के लिए आप क्योंकि फंड तो आप ही के पास होता है। एस एसबा आप समझ रहे हैं क्या है? जब भी कोई शेयर में इशू बोली लगाता है, फर्स्ट आईपीओ जब आता है, तो उसका पैसा लॉकिंग हो जाता है, तो एसबा के थ्रू होता है। तो नोट्स जो हमने लिखा है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए, मैं आपको दिखला रहा हूँ, नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए, तो ये नोट्स काफी अच्छा हमने बनाया है, गो थ्रू होइएगा। तो मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू इसको सेल किया जाता है, इसी के थ्रू पब्लिक के पास ये जाता है। तो आईपीओ दो तरह के लोग परचेज करते हैं। एक तो आपको रिटेल परचेज करते हैं, एंड दूसरा आपको कॉर्पोरेट। रिटेल का मतलब इंडिविजुअल हुआ। रिटेल मतलब इंडिविजुअल, मतलब हम लोग इंडिविजुअल। तो अलग अलग परसेंटेज, मतलब जो कंपनी है पहले से परसेंटेज फाइनल की रहती है, कि मान लीजिए कि पूरा अगर वो 10% शेयर इशू कर रही है अपने कंपनी का, तो कितना परसेंट वो रिटेल के लिए रखी है एंड कितना परसेंट वो कॉर्पोरेट के लिए रखी है। तो अलग अलग वो डील होता है। ठीक है ना। रिटेल को जब शेयर सेल करती है, तो आप अक्सर देखे होंगे, अगर आईपीओ में लगाए होंगे, तो मैक्सिमम 15,000 का एक लॉट होता है, 15,000 का एक लॉट होता है। अब आप कितना लॉट में पैसा लगाते हैं? रिटेल के लिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए अगेन, कि मैक्सिमम मैक्सिमम आप 2 लाख का बोली लगा सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, बिडिंग कर सकते हैं। तो बिडिंग क्यों लिख रहा है? बिडिंग इसलिए लिख रहा है कि जिस समय आईपीओ निकलता है। अच्छा, एक चीज और बता दें कि आईपीओ जब मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू मार्केट में आता है, तो इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट, दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। समझ में आ रहा है ना? तो बिडिंग इसलिए कहते हैं कि सबको नहीं मिलता है। मान लेते हैं कि अगर 1 लाख आईपीओ अगर आया और 2 लाख कस्टमर है, मान लेते हैं, तो सबको कहाँ से मिल जाएगा? और 1 लाख जो आईपीओ है उसमें लॉट में तो कुछ तो आईपीओ रहेगा ना। अब कितना का एक शेयर है उसके अकॉर्डिंग लॉट बनता है। मान लेते हैं कि 100 एक शेयर का प्राइस जो है 100 है। अब 15,000 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए 100 को, तो कितना हो गया? 2 से ये 2 कट गया, मतलब 150 शेयर हुआ एक लॉट में अप्रोक्स। मतलब अगर 100 का है तो ठीक है ना, कम का है तो और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग लॉट जो है फाइनल होता है। अब एक लॉट में मिनिमम आप एक लॉट में पैसा लगा सकते हैं। तो जो एजवा क्या करती है, आप जब बोली लगता है ना, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या वाट एवर जो भी अकाउंट है, उसको उतना पैसा वो ब्लॉक हो जाता है। वो पैसा आपके अकाउंट में रहता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि आपको शेयर मिलेगा कि नहीं। आप 2-3 दिन का ये ओपन होता है आईपीओ के लिए मार्केट।
2-3 दिन में आपने अपना सब कुछ बोली वगैरह लगा दिया, और इसका एक बैंड प्राइस होता है। बैंड प्राइस होता है। बैंड प्राइस का मतलब हुआ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब इसी के बीच में वो पैसा आपसे लेगी। तो ज्यादातर वो मैक्सिमम वाले पे पैसा लेती है, ठीक है ना, कि हाँ हम जो है 90 से 100 के बीच में रखेंगे, तो 100 के हिसाब से वो पैसा पर शेयर के हिसाब से आपका काट लेगी पैसा। तो काटती नहीं है, कंपनी के पास नहीं जाता है, आपके सभी अकाउंट में ही पैसा रहता है, और वो होल्ड रहता है, मतलब उस पैसा को आप नहीं निकाल सकते, आप खुद परमिशन दे देते हैं, मैसेज आता है और आप उसको क्लिक करते हैं, खुद परमिशन देते हैं कि आपका होल्डिंग पे चला गया, वो पैसा आप 15,000 नहीं निकाल सकते अगर एक लॉट के लिए आपने अप्लाई किया है तो एसबैक के थ्रू ये सब काम होता है। और फिर जब आपका वो पैसा जब आपका नेक्स्ट डे, मतलब 2-3 दिन के बाद जब आपके डीमेट अकाउंट पे आपका शेयर चला जाता है, इशू हो जाता है, तब वो पैसा आपके अकाउंट से कंपनी को चला जाता है कि हाँ ठीक है, ये अब चला। यहाँ का ये जो आईपीओ में पैसा जो इशू होता है, आईपीओ जो इशू करती है, ये पैसा किसके पास जाता है? ये कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है। और आपको क्या मिल गया? आपको शेयर मिल गया। अब यहाँ से हर एक शेयर का, हर एक आईपीओ का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज। एनी स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी और बीएससी। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, लेकिन हमने केवल एनएससी बीएससी का इसलिए नाम लिया, ये इंडिया का टॉप मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और लगभग सारी बड़ी बड़ी कंपनी का शेयर यहाँ पे लिस्टेड है। तो यहाँ पर क्यों शेयर लिस्टेड होता है, यहाँ क्यों रजिस्ट्रेशन होता है? तो मान लेते हैं कि अगर आप आईपीओ में आपने पैसा लगाया है, आपको एक लॉट शेयर मिल गया, मान लेते हैं कि 150 शेयर आपको मिल गया, मान लेते हैं एक लॉट शेयर मिल गया आपको, तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ गया, ये शेयर आप कहाँ आएगा? आपके डीमेट अकाउंट में आ गया। अब यहाँ से निकलिएगा कैसे? ठीक है ना, आपको अगर शेयर सेल करना हो तो कहाँ सेल कीजिएगा? दूसरा आदमी कहाँ खोजिएगा जो शेयर आपको ले ले? बस है ना, बहुत परेशानी होता है। तो इसीलिए अब तो सभी ऑनलाइन होता है, पहले ये काम ऑफलाइन होता था। पहले मुंबई में ये काम ऑफलाइन होता था, लोग जाके हैंड टू हैंड, पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर आता था। आज के डेट में भी बहुत ऐसे पुराने लोग हो गए जिनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर रखा हुआ है। बट अब सेबी बोल रही है कि धीरे धीरे आप जो है वो कर दीजिए, अब डेडलाइन वो बढ़ाते जा रही है कि अगर आपके पास शेयर है, फिजिकल फॉर्म में है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज नहीं कीजिएगा, डीमेट फॉर्म में चेंज नहीं कीजिएगा, तो फिर हम आगे से चेंज नहीं होने देंगे। तो बार बार वो बढ़ा रही है। लेटेस्ट क्या है डेडलाइन हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो आप शेयर सेल कर सके आसानी से, इसके लिए हर एक शेयर का रजिस्ट्रेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज में। अब यही जो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी या बीएससी या कोई भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहां से इनको प्लेटफॉर्म इशू करते हैं, यहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब यहां से दूसरा पर्सन आपको मिल जाएगा, जहां पे आपने जो आईपीओ लिया है, अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट केवल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, कभी कोई पूछता भी है कि प्राइमरी मार्केट किस चीज के लिए है, तो प्राइमरी मार्केट केवल आईपीओ इशू के लिए, केवल आईपीओ को खरीद बिक्री के लिए। और प्राइमरी मार्केट में जो आईपीओ आता है, उसका पैसा किसके पास जाता है? तो कंपनी के पास जाता है, जो उसका वही उसका क्या होता है, उसी के लिए वो आईपीओ इशू करती है सेबी से परमिशन लेके। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो खरीद बिक्री होता है, इसका पैसा कस्टमर के बीच में, मतलब इन्वेस्टर के बीच में, एक्चुअली कस्टमर नहीं कहेंगे, इन्वेस्टर कहेंगे, इन्वेस्टर के बीच में वो घूमती रहती है। मतलब ये कह लीजिए कि अगर यहाँ पे 10 आदमी लिया है, I1 I2 I3, I1 I2 I3 I10, 10 आदमी लिया है, तो ये सबको बेचेगा। I1 जो है वो मान लेते हैं IA को बेचेगा, तो वो शेयर किसके पास चला गया? IA के पास। और पैसा किसके पास चला गया? I1 के पास। इसी तरह से खरीद बिक्री होती रहती है, और मार्केट में ट्रेडिंग होता रहता है, शेयर घूमता रहता है उन्हीं इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है ना। कुछ लोग हो सकता है कि मार्केट से एग्जिट हो जाए,
ठीक है, कि अब हमको शेयर बेच दिए, अब खत्म हो गया, हमको नहीं खेलना है या नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ लोग जो है नया डीमेट अकाउंट ओपन किए और फिर मार्केट में एंट्री हुए। तो ये चलता रहता है, मार्केट में चलता रहता है और कंपनी इस शेयर को वापस नहीं लेती है। ठीक है, तो ये सारे चीज इसमें चलता रहता है। अब इसमें दो चीज होता है, आईपीओ को अलग से समझाते हैं कि जब आईपीओ आपको आ गया, मतलब जब आईपीओ आईपीओ आ गया, तो आईपीओ आपको, अगर आपको शेयर आ गया, तो शेयर में जब ये इसका ट्रेडिंग होने लगता है, तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर होते हैं उसको दो तरह से फायदा होते हैं। इन्वेस्टर को जो बेनिफिट होता है, हम प्रॉफिट नहीं लिख रहे हैं, बेनिफिट लिख रहे हैं, वर्डिंग का बहुत मायने रखता है। जो बेनिफिट होता है ये दो तरीका से होता है। एक तो कैपिटल रेज के थ्रू होता है, कैपिटल रेज होता है। मतलब मान लेते हैं कि आपने अगर 1500 रुपया लगाया, सॉरी 15,000 रुपया लगाया है, जो एक लॉट का आपने लिया था, मान लेते हैं। अगर आप बेच रहे हैं, तो उस समय हो सकता है इसका दाम कितना हो जाए, 20,000 हो जाए, मान लेते हैं। तो कैपिटल क्या हुआ, रेज हुआ। एक तो कैपिटल रेज के थ्रू आपको बेनिफिट हुआ, और बीच बीच में कंपनी जो है डिविडेंड देती है। बीच बीच में कंपनी आपको डिविडेंड देती है, माने हर एक साल, हो सकता है साल में एक दो बार भी देती है, या बहुत सारी कंपनी नहीं भी देती है। तो जो एक्चुअली इन्वेस्टर को जो फायदा होता है, इन्वेस्टर को जो बेनिफिट होता है, यही दो चीज का बेनिफिट होता है। इसी के लिए आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यही आपका टेक्निकल बात है। ये क्लियर हुआ क्या, सभी को क्लियर हुआ? कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया हो, पूछना हो? मनीष जी क्लियर हुआ आपका? चंदू जी, आशीष जी, बतलाइए। आज तो तीन ही लोग हैं आप यस लोग। सर, यस सर, यस सर। ठीक है, जो नहीं समझ में आया एकदम क्लियरली पूछ लीजिए। तो यही आपका टेक्निकल है। अब इसमें बहुत सारी चीज है। अब इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि जैसे कि आईपीओ कितने तरह का होता है, क्या क्या इशू कर सकती है, तो अलग से इसमें आप करेंगे कि आईपीओ जो होता है, ये आपको तीन तरह का होता है। एक तो शेयर हो सकता है, एक आपका बॉन्ड हो सकता है, एंड एक आपका डिवेंचर हो सकता है। ये आपको नोट करना चाहिए, शेयर, बॉन्ड एंड डिवेंचर। शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। एक्चुअली शेयर होल्डर को तीन तरह का बेनिफिट मिलता है। यही बोल रहे थे कि शेयर होल्डर को और क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक्चुअली शेयर तो दो प्रकार के होते हैं, अलग से फिर ये डिस्टिंग्विश होता है। एक तो आपको इक्विटी होता है। इक्विटी हमने पहला इसीलिए लिखा कि ज्यादातर शेयर इक्विटी होते हैं, मतलब मार्केट में जो ट्रेडिंग जो होता है, वो सभी शेयर इक्विटी होता है। या आप किसी से पूछिए कि तुम्हारे पास शेयर है, या आपके पास अगर शेयर होगा, तो आपके पास इक्विटी शेयर ही होगा, जब तक आप बोल ना दे कि मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है। तो एक्चुअली शेयर जो है दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इक्विटी एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी ही शेयर बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है ना, जब तक प्रेफरेंस बोला नहीं जाए। ठीक है ना? तो इक्विटी शेयर का तीन बेनिफिट। पहला बेनिफिट है कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले ऑनरशिप कहलाते हैं। ऑनरशिप मतलब जिसके पास किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर है, वो कंपनी के ऑनर है। अब वो कितना ऑनर है, तो केवल नाम के हैं, काम के नहीं है। कि ऐसा नहीं कि अब कल कंपनी में चले गए, एक शेयर टाटा का ले लिए, टाटा स्टील का, और हम कंपनी में टाटा स्टील में चले गए कि हम तो ऑनर हैं, अब जो मन करे सो करेंगे। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। वो ऑनरशिप केवल नाम का है, काम का नहीं है। मतलब उनके पास पावर न के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा, उनके पास चूंकि ऑनर है, तो वोटिंग राइट भी होता है।
वोटिंग राइट भी होता है। इट मीन्स कि अगर कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है तो आपसे पूछेगी कि हाँ आपका क्या राय है, या कंपनी का जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा तो उसमें कोई अगर रेजोल्यूशन पास हुआ, कोई भी चीज पास हुआ तो आपको बतलाया जाएगा, आपके पास नोटिस आएगा। बहुत सारी चीज एज ए शेयर होल्डर, एज ए ओनरशिप आपको मालूम चलना चाहिए, या आप वोट देंगे तो ऑलवेज वोट के लिए आपको पूछा जाएगा, आप दीजिए, भले आप दे कि या ना दे। तो ये दोनों चीज केवल नाम का है, काम का नहीं, मतलब आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम का चीज ये तीसरा वाला डिविडेंड, जो उधर हम बता रहे थे कि इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिलता है। तो सब, तो एक तो आपको कैपिटल रेज का बेनिफिट मिलता है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो मे बी किस्मत सही हो या एनालिसिस करें कि आपका जो है शेयर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी आप टाटा स्टील का नाम लिए है, तो देखते हैं टाटा स्टील का, देखिए, तो अभी देखिए देखिए टाटा स्टील एक दिन का एनालिसिस कीजिएगा तो कोई कम बेसी होता है, लेकिन आप एक साल का 1 ईयर का एनालिसिस कीजिए तो देख रहे हैं ना, 150 था, अब आज के डेट में कितना है, 187 है। तो ऊपर नीचे होते 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 क्या हुआ, ये उसको बेनिफिट ही मिला है। 5 ईयर का देखिएगा तो और बेनिफिट मिला है। समझ में आ रहा है ना। तो और भी देखिएगा, मैक्सिमम तो बहुत पहले का शेयर तो बहुत नीचे था, 6 रुपये 7 रुपये था, कब का था, 2000 में। तो जिसने लगाया होगा, 20-25 साल रखा होगा, वो तो सही बात है, उतना पेशेंस भी चाहिए आपको। तो देखिए जो हमने ग्राफ बनाया है, ये कुछ इसी टाइप का ग्राफ होता है कि पार्टिकुलर टाइम में तो अप एंड डाउन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यहाँ से आप चले थे और यहाँ पहुंच गए, बेनिफिट ही होता है, कैपिटल रेज ही होगा। ठीक है। और दूसरा चीज क्या मिलेगा, हर एक साल कंपनी डिविडेंड देती है। तो फिर से साइट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि टाटा स्टील को क्या मिला है डिविडेंड। टाटा स्टील डिविडेंड हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल डिविडेंड हिस्ट्री, तो देखिए ये अभी लास्ट ईयर जो है एक शेयर पे 3 रुपया 60 पैसा दी है, मई में दी थी, मई 2025 में दी थी। ठीक है। और उसके एक साल पहले 23-24 में ये 3 रुपया 60 पैसा ही दी है, ये 3 रुपया 60 पैसा ही इधर सब दे रही है। 21-22 में 51 रुपया दी थी, 20-21 में 25 रुपया दी थी, मतलब एक शेयर पे ये दी थी। अगर किसी के पास टाटा स्टील का अगर 10 शेयर होता तो आप जोड़ लीजिए, 36 रुपीज हो जाता है यहाँ ऊपर में, और यहाँ पे तो आपका कितना होता है, 10 शेयर में कितना, 510 रुपया हो जाता है। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अनुसार से आपको कितना डिविडेंड मिलता है। ठीक है। तो ये आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो है कंपनी का प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। तो ये पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब देखिए एक और भी चीज आपको इंपॉर्टेंट बतलाते हैं कि जो पैसा है, मान लेते हैं कि 500 रुपीज का कोई नोट है किसी के हाथ में है, तो वो पैसा का अलग अलग नाम है, वो है तो 500, बट लेकिन उसका सोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है। अगर आप एज ए कोई अगर उसको सैलरी मिला है, वो कहीं पे काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको मंथली सैलरी मंथ में एक ही बार मिलता है, तो उसको वो सैलरी बोलेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर डेली बेसिस पे कोई काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका नाम सैलरी नहीं होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। कंपनी कभी कभी खुश होती है, कंपनी एम्प्लॉय को बोनस देती है। ये देखिए अलग है, सैलरी बोनस वेज ये सब अलग है। वो 500 मिलेगा, और चाहे जितना मिले, 500 तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, मिले चाहे जो भी, ठीक है ना, बोनस मिलेगा।
उसी प्रकार अगर आप कंपनी के ऑनर हैं, अगर आप कंपनी के ऑनर हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप ये सारे आप वर्क कर रहे हैं तब मिलेगा। कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं तो उसका अलग-अलग है, बट कंपनी के ऑनर हैं, तो आप सैलरी नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे? आप प्रॉफिट लेंगे। समझ में आ रहा है ना? आप प्रॉफिट लेंगे। आप कंपनी के ऑनर भी हैं और कंपनी में काम भी कर रहे हैं, तो सैलरी भी विथड्रॉ कीजिए, तो आप ये भी दोनों दिखलाएंगे कि हम एम्प्लॉय भी हैं, वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी हैं, तो सैलरी भी ड्रॉ करेंगे। उसी प्रकार अगर आप ऑनर हैं बट शेयर होल्डर के रूप में, शेयर होल्डर के रूप में, तो आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा बट उसका नाम डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है। आप कंपनी में, आप इस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं, लोन देके रखा है। मान लेते हैं कि आप लोन देके रखे हैं, तब आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लोन दीजिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो उस समय टेक्निकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कूपन बोलेंगे। तो ये अलग अलग नाम है। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार अगर आपके हाथ में आपने कोई अपना मकान किराए पे देके रखा है या कोई जगह किराए पे देके रखा है, तो आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। आपने खुद इंटरेस्ट, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपको क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और व्हाइट मनी ब्लैक मनी तो है ही, कि ये सही ढंग से कमाया हुआ पैसा है या गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है। सभी व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। तो ये अलग अलग नाम है। सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ये जो 500 है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये कहां से पैसा आया है, इसके अकॉर्डिंग इसका नाम है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है कि डिविडेंड हम लोग कहते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट का एक पार्ट है, बट उसको हम लोग डिविडेंड के रूप में जानेंगे। तो दो प्रकार का शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वाले को 3 बेनिफिट, प्रेफरेंस शेयर वाले को, जो प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर होते हैं, इनको ऑनरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता है, इनको डिविडेंड सॉरी वोटिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, केवल डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है। ये मिलता है डिविडेंड का बेनिफिट। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इक्विटी शेयर वाले को जो डिविडेंड मिलता है, ये डिविडेंड वेरिएबल होता है। जैसे कि अभी आपने टाटा स्टील के का एग्जाम्पल के रूप में देखा कि 2-3 साल से ये आपको 3 रुपया 60 पैसा दे रहा है, लेकिन 21-22 में इसने 51 रुपया भी दिया है। ठीक है ना? और उसके पहले 25 रुपया, और पूरा हिस्ट्री चेक कीजिएगा तो और भी कुछ अलग अलग होगा। तो डिविडेंड बाई चांस 3 रुपया 60 पैसा है, बाई चांस है, ऐसा बहुत कम होता है कि 2-3 साल का एक ही जैसा डिविडेंड होता है। समझ रहे? अलग किसी कंपनी का चेक कीजिएगा तो आपको ये मालूम चल जाएगा। तो डिविडेंड क्या होता है? वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा, और वो किसी साल हो सकता है नहीं भी मिले। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड होता है, ये फिक्स होता है, ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक साल किसी भी तरह से कंपनी नहीं दी है, तो अगले साल देगी, और वो पिछले साल का जोड़ के देगी, मे भी इंटरेस्ट मिला के भी दे, जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहते हैं। तो ये डिफरेंस है। इट मीन्स कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर को एक तरह से लायबिलिटी के रूप में लेती है। देखिए, पहला दिन मैंने समझाया था कि लायबिलिटी जो वर्ड है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एज ए होल लायबिलिटी को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हर समय लायबिलिटी लोन में यूज नहीं होता है। ठीक है ना? लोन तो लायबिलिटी का एक पार्ट है, मतलब लोन भी अगर लिया है तो वो भी लायबिलिटी है,
लेकिन हर समय लायबिलिटी का मतलब लोन ही नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू की हुई है तो उसके पास लायबिलिटी हर एक साल आ जाएगा कि हमको पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड इशू करना ही करना है। एकदम फिक्स इनकम है जो इन्वेस्टर है उसका। इसीलिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर बहुत कम इशू करती है, न के बराबर करती है। मैक्सिमम शेयर क्या इशू करती है? इक्विटी शेयर। इसीलिए बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर ही मार्केट में आता है और इसी का आपका क्या होता है? ट्रेडिंग होता है। समझ में आ रहा है ना? प्रेफरेंस शेयर का ट्रेडिंग नहीं के बराबर होता है। इसके बाद से जो बॉन्ड है इसका मतलब शेयर को आप लोग क्या बोलेंगे? इक्विटी कहेंगे। शेयर का मतलब इक्विटी। एंड जो बॉन्ड एंड डिवेंचर है ये कंपनी को आपने लोन दिया है, ठीक है ना? लोन टू कंपनी है। लोन टू कंपनी, ये आपने कंपनी को लोन दिया है तो इसमें आप क्या हो जाएंगे? इसके इसके रूप में जो पैसा गया है कंपनी को, ये जो मनी आपने भेजा है कंपनी को, यहाँ कंपनी लिखी है तो कंपनी क्या हो गई? डेटर हो गई। और एज ए आप जो जो बॉन्ड होल्डर हो गए, जो बॉन्ड होल्डर हो गए, जो डिविडेंड होल्डर हो गए, ये सब क्या हो गए? ये सब क्रेडिटर हो गए, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। डेटर एंड क्रेडिटर, कंपनी क्या हो गई? डेटर हो गई, आप क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। बॉन्ड में बॉन्ड एंड डिवेंचर में क्या डिफरेंस है इसको हम बाद में बतलाते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी शेयर ज्यादा इशू करती है क्योंकि बॉन्ड में भी वही लायबिलिटी आ जाता है कि इसमें आपको कूपन देना पड़ेगा। कूपन वाला हर एक साल का लायबिलिटी आ जाता है। इसलिए देखते हो कि कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो शेयर ज्यादातर इशू करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉन्ड या डिवेंचर इशू नहीं करती है, करती है। अच्छा, बॉन्ड डिवेंचर में क्या डिफरेंस है इसको बतला देते हैं। डिवेंचर, सबसे पहले तो ये नोट कीजिए कि बॉन्ड डिवेंचर को हम लोग डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हुआ। बॉन्ड डिवेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब लोन वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपने लोन दिया है कंपनी को। एंड शेयर क्या हो गया? इक्विटी हो गया। यहाँ पे आप ऑनर है, शेयर होल्डर क्या है? ऑनर है। और बॉन्ड होल्डर क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, ठीक है? बॉन्ड जो है ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी इशू करती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी इशू करती है। एंड जो डिवेंचर है ये आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इशू करती है। ये इंपॉर्टेंट है। जो बॉन्ड है ये इसका जो टर्म होता है ये 1 साल से लेकर 1 ईयर से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। बट जो डिवेंचर का जो टर्म है, टर्म का मतलब कितने दिन का होगा? 1 साल से लेकर, अब कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है दोनों तो 1 साल तो मिनिमम होगा ही। 1 साल से लेकर, ये ज्यादातर नहीं होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मैक्सिमम ये 5 साल का होता है, 4 साल का नहीं होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग अनसिक्योर कहते हैं, अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट। और जो डिवेंचर है इसको हम लोग सिक्योर कहते हैं। हालांकि दिमाग में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन होगा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का ये प्रोडक्ट है तो सिक्योर है एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी का ये है तो अनसिक्योर, ये कैसे? तो आगे चल के जब हम बॉन्ड का स्पेशल क्लास लेंगे तो ये मालूम चलेगा कि इसमें बहुत सारा ट्रेडिंग वाला फैक्टर आ जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये ट्रेडिंग वाला फैक्टर आ जाता है, इसलिए ये आपका अनसिक्योर होता है। बहुत सा चीज इसमें इंक्लूड हो जाता है।
बट उस तरह का ट्रेडिंग इसमें नहीं होता। यह एक तरह से फिक्स डिपॉजिट के रूप में कंपनी पैसा लेती है। इसका ट्रेडिंग बहुत कम होता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर का होता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है कंपेयर टू बॉन्ड। तो आज जितना पढ़ा है सबको समझ में आया क्या? कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? तो ये नोट्स हम भेज दे रहे हैं, और इस नोट्स को आप लोग पढ़िए। और यहाँ पे जो है दिया भी हुआ है कि टाइप्स ऑफ आईपीओ, टाइप्स ऑफ आईपीओ। और देखिए जो मैं यहाँ पर बता रहा था कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर कितना का बिडिंग कर सकता है, तो 2 लाख का। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और एक बिडिंग कितना का होता है, तो अप्रॉक्स 15,000 का एक आईपीओ जो निकलता है। एक लॉट का प्राइस कितना होता है? 15,000 के अप्रॉक्स होता है। उससे थोड़ा सा कम होता है, डिपेंड करता है कि मान लिया आप कोई शेयर 99 रुपये का है, तो 15,000 से ऊपर नहीं जा सकता है। एक लॉट 15,000 से ऊपर नहीं जा सकता है, थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो मे भी आपके पास अगर डीमेट अकाउंट हो तो आप इसको चेक कीजिए, किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आप चेक कीजिएगा। तो आपको हमने क्या क्या आपको पढ़ने के लिए बोला? एक तो आप एजवा करके पढ़ के आइएगा। एजवा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो जब आईपीओ निकलता है तो कस्टमर इन्वेस्टर का अकाउंट में जो पैसा है, जितना का वो बोली लगाता है आईपीओ के लिए, वो ब्लॉक्ड हो जाता है। उस समय के लिए ब्लॉक्ड रहता है जब तक आईपीओ का इशुएंस नहीं हो जाए। अगर आईपीओ का इशू उस कस्टमर के फेवर में हो गया, मतलब इन्वेस्टर के फेवर में हो गया, तो पैसा अकाउंट से कट गया, चला गया कंपनी के पास। अगर नहीं हुआ, कोई जरूरी नहीं होगा ही, अगर नहीं हुआ तो क्या करिएगा? वो पैसा का होल्डिंग जो था वो खत्म हो गया। ठीक है। बहुत सारे इसमें और भी चीज है जो नेक्स्ट डे होगा, जैसे कट ऑफ प्राइस है, इसको रखिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर मेकिंग एन आईपीओ। आईपीओ के लिए कंपनी को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, वो है। ठीक है। तो हमने स्टार्टअप कर दिया है, इसको एक बार गो थ्रू हो के आइएगा। इसके बाद से है बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, प्राइसिंग ऑफ इशू क्या है, मैनेजमेंट, ये सब तो अभी थोड़ा सा रेड हेरिंग का चर्चा भी हम कर रहे थे। इसके बाद से और ऊपर जाइएगा। हाँ, एक आपका होता है आईपीओ जो हमने बतलाया, एंड दूसरा होता है एफपीओ। तो डिफरेंस क्या है आईपीओ एंड एफपीओ में? तो केवल वर्ड का डिफरेंस है। ठीक है। ये जो आईपीओ है एंड जो एफपीओ है, ये केवल वर्ड का डिफरेंस है। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ का मतलब क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसको पैसा चाहिए था, उसने अपना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बनाया, सेबी के पास गई और आईपीओ लेके चली आई। ये मान लेते हैं कि 2000 में ये काम कंपनी ने किया। 2000 में आईपीओ लेकर चली गई। ईयर 2000 में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई। तो आईपीओ, मान लेते हैं कि कोई भी अगर ये कंपनी है, तो इसका इसका शेयर कितना होगा? 100% होगा। भाई जब तक आईपीओ नहीं आया तब तक पूरा कंपनी अपने आप में बिकी तो है ही नहीं। उसका 100% शेयर है जो प्रोमोटर के पास होगा। समझ में आ रहा है ना? अब वो शेयर का कुछ हिस्सा वो मार्केट में लेकर आ रही है, मतलब अपना कुछ हिस्सा वो मार्केट में दे रही है। मान लेते हैं कि 10% दे रही है, और उसका आईपीओ इशू की और पैसा आ गया कंपनी के पास, और शेयर होल्डर बना दिया। शेयर होल्डर चेंज होता रहता है।
अब कल होकर मान लेते हैं कि 20 साल के बाद 2000 अब 25-26 है, इसमें अगर कंपनी को और पैसा की जरूरत पड़े, ठीक है, इसमें कंपनी को और अगर पैसा की जरूरत पड़े कि हमको और चाहिए 10,000 करोड़ और चाहिए, कुछ ऐसा पैसा की जरूरत पड़े कि हम अपना ये अभी तो मेरे पास 90% शेयर है, 10% और हम इसमें से इशू कर देते हैं, 10% और इशू करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वही करना होगा, फिर से नया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना होगा, सेबी के पास जाना होगा, परमिशन लेना होगा कि आई वांट फर्दर इशुएंस, हमको जो है पैसा की और जरूरत है, तो सेबी परमिशन देगी। लेकिन उस समय जो आईपीओ मार्केट में उसका आएगा, दूसरा बार जो आईपीओ आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? एफपीओ हो जाएगा। बस केवल प्रोसेस वही, सब कुछ वही, केवल उसका नाम फॉलो, मैंने पब्लिक को मालूम चल जाए कि एक बार और निकाल चुकी है आईपीओ, अब उसका नाम एफपीओ है। बस केवल इतना ही का है। आशीष जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? चलिए ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा। तो यही आपका आईपीओ है, ये आपका एफपीओ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज दिया है, राइट इशू दिया है एंड प्राइवेट प्लेसमेंट दिया है। तो राइट इशू क्या होता है, तो देखिए अलग से बतलाते हैं। तो जो भी शेयर होता है, एक तो आपको हमने बता ही दिया कि ये आपका एक शेयर जो होता है इक्विटी होता है, दूसरा शेयर क्या होता है? प्रीफरेंस होता है, तीसरा शेयर होता है राइट, राइट इशू, और चौथा बोनस भी होता है, बोनस शेयर। तो इक्विटी प्रीफरेंस तो हमने बता ही दिया कि इसको ऑनरशिप मिलेगा, वोटिंग मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इसको ना ही ऑनर मिलेगा ना ही वोटिंग मिलेगा, केवल डिविडेंड मिलेगा जो कि फिक्स होगा, इसका डिविडेंड जो होगी वेरिएबल होगा, ये सब ने हम बता दिया। राइट इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी कभी कभी उसको अचानक से पैसा की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको थोड़े से पैसा के लिए कंपनी राइट इशू लेकर आती है, सेबी से परमिशन लेगी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाएगी। तो राइट इशू का मतलब ये होता है कि पहले से जो शेयर होल्डर है, स्पेशली पहले से जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको देगी, केवल जनरल पब्लिक को नहीं देगी। तो राइट इशू जब भी आएगा तो आपको इक्विटी शेयर के फॉर्म में आएगा, और किसके लिए होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होगा, और उन और रेशियो में होगा। मतलब आपके पास अगर 2 शेयर है, तो हो सकता है कि बोलेगी कि आपके पास 2 शेयर है तो मेरा 1 शेयर ले सकते हैं, अगर आपके पास 3 शेयर है तो मैं भी 2 शेयर ले सकते हैं, ऐसा कुछ बोलेगी। ये कोई फिक्स नहीं होता है, उस समय क्या होगा, किस कंपनी है, कैसे निकल रहा है, सेबी क्या परमिशन दे रहा है, वो देखना होगा, तो उनके लिए होता है। तो बेनिफिट क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेनिफिट क्या होता है राइट इशू से? कंपनी को क्या फायदा होता है, बेनिफिट क्या होता है? तो कंपनी को तो ये फायदा होता है राइट इशू से कि उसको पैसा मिल जाता है, जो भी उसका मनी रिक्वायर्ड है उसको मिल गया, एक तो फायदा ये हुआ, मनी का फुलफिलमेंट हुआ। दूसरा फायदा हुआ कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, मार्केट कैप जो है ये आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। कंपनी को 2 फायदा होता है। इन्वेस्टर को ये फायदा होता है कि जब भी राइट इशू मार्केट में आता है इन्वेस्टर के लिए, तो ये लो प्राइस पे आता है। लो प्राइस का मतलब कि मान लेते हैं कि टाटा स्टील अभी राइट इशू इशू करे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, और एक टाटा स्टील का प्राइस अभी कितना 180 के आसपास चल रहा है, 180-84 चल रहा है, तो इससे कम होगा, मे बी 160 हो,
170 हो, मतलब 184 से कम होगा, तभी तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेंगे, नहीं तो फिर वो मार्केट से ना ले ले शेयर होल्डर, आपसे क्यों लेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है कि लो प्राइस पे ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये मिल जाता है, इक्विटी का एक फर्म मिलता है, उस फिर वो नेक्स्ट डे से फिर वो ट्रेडिंग शुरू हो जाता है, वही फिर उसका लिस्टिंग हो जाता है किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उसका फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। बोनस शेयर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैंने कंपनी अगर खुश होती है, उस कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी भी कंपनी को अगर मोर प्रॉफिट हो जाता है एक्सपेक्टेड टू प्रीवियस ईयर या कई साल तक। अब देखिए, आपने देखा कि टाटा स्टील जो है 3 रुपया 60 पैसा 3 साल तक इशू की है, दी है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में, बट उसके पहले क्या दी थी? 51 रुपया दी थी, और उसके पहले 25 रुपया शायद, या पहले 25 बाद में 51। 51 रुपया तो बहुत मायने रखता है, राइट ना? तो जब भी डिविडेंड के रूप में पैसा आपको दे देती है, तो ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है पैसा, नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस, वाट एवर जो भी होगा, नेफ्ट के थ्रू ही आता है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आता है। ये ऐसा नहीं कि ब्रोकर के पास जाएगा और ब्रोकर आपको पैसा देगा, नहीं। आप जब शेयर सेल करेंगे तो ब्रोकर के अकाउंट में पैसा जाएगा, वो अपना कमीशन काटेगा, वो आपको पैसा देगा। बट डिविडेंड पे कंप्लीटली आपका हक है, इन्वेस्टर का हक होता है, और वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है, वो ब्रोकर के पास नहीं जाता है। तो इसीलिए कंपनी शेयर होल्डर का अकाउंट रखती है, ठीक है ना, और ब्रोकर को शेयर करना होता है। तो ये सब ट्रू इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब आपको 51 रुपया दे दी, तो हो गया, बात खत्म हो गया, एक हिस्ट्री बन गया ना, कहीं कोई बात थोड़े हुआ, एक हिस्ट्री बन गया कि हाँ 51 रुपया पार्टिकुलर ईयर दी थी। लेकिन अगर बोनस शेयर इशू कर देगी आपको, अगर बोनस शेयर देगी, तो कंपनी का क्या होता है, मार्केट कैप इंक्रीज कर जाता है। जिस प्रकार से राइट इशू में मार्केट कैप इंक्रीज करता है, उसी तरह से कंपनी का मार्केट कैप जो है ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पैसा चाहिए, वही पैसा अगर चाहिए, जैसे कि बोले कंपनी बोले कि हर एक शेयर होल्डर को जिनके पास 10 शेयर है, हम उसको 2 शेयर बोनस देंगे, ऐसा अगर कहेगी, तो तब भी तो आपको पैसा मिल ही जाएगा ना, अगर उसको आप सेल कर दिए तो पैसा तो मिल जाएगा। तो पैसा तो आपको किसी भी हालत में मिल जाएगा, मैंने आपको अगर बेनिफिट कराना चाहे कंपनी, तो बेनिफिट तो दोनों तरीका से हो जाएगा, चाहे वो बोनस के थ्रू हो, बोनस शेयर के थ्रू हो, या डिविडेंड के थ्रू हो, क्लियर ना। लेकिन सबका अपना अलग अलग वे है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो यही बात है, यहीं पे है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, नाम से भी क्लियर है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कभी कभी कंपनी, तो ये आईपीओ जो हुआ, सॉरी, हाँ, तो जो आईपीओ आया, ये तो मार्केट में आया, जहां से आप लिए, मतलब रिटेल इन्वेस्टर लिए, रिटेल इन्वेस्टर लिए और कॉर्पोरेट भी लिए। स्पेशली आईपीओ का बिडिंग हुआ, बिडिंग हुआ, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू हो या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के थ्रू हुआ, स्पेशली बिडिंग हुआ,
10 लोग लगाए जिसमें 5 लोग को मिला, 5 लोग को नहीं मिला, वाट एवर जो भी हो, या 5 ही लोग लगाए तो 5 को मिल गया। बहुत कम ऐसा चांस होता है। बड़ी बड़ी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो बहुत कम ही लोग को मिल पाता है। समझे ना? कंपनी अपना जब आईपीओ शुरू की, लेकिन कंपनी अपना जब प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो ये मार्केट में नहीं गया, ये मार्केट में नहीं गया। आईपीओ कहाँ गया? मार्केट में गया, जहाँ पे कोई भी बिडिंग कर सकता है, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट हो या रिटेल हो, बिडिंग कर सकती है। हजारों लोग, लाखों लोग, इस देश के हर एक जनता कर सकती है। लेकिन जब प्राइवेट प्लेसमेंट अगर के थ्रू, अगर मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर पैसा रेज करने का सोचती है कंपनी, सभी से परमिशन सब में लेना पड़ता है, तो ये शेयर मार्केट में नहीं आता, ये डायरेक्टली किसके पास जाता है? कंपनी के पास जाता है। स्पेशली ये कंपनी के लिए ही इशू होता है, ये रिटेल के लिए इशू नहीं होता है, ये डायरेक्टली कंपनी के लिए ही इशू होता है। और इसी को हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं, और इसी को हम लोग QIB कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ठीक है ना? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का मतलब ही होता है कॉर्पोरेट। तो यहाँ लिखा भी हुआ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर प्लेसमेंट वाट एवर बायर, देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो QIP जो हुआ वो प्लेसमेंट हुआ, कंपनी बोलेगी QIP। सेलर सामान दे रहा है तो सेलर ही बोलेगा कि आई एम द सेलर, और उसी सामान को बायर क्या बोलेगा? आई एम द बायर। उसी प्रकार शेयर इशू करने वाले को क्या बोलेंगे? QIP बोलेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलेंगे। बट जो खरीद रहा है, जो कॉर्पोरेट है, वो क्या बोलेगा? अपने आप को बायर बोलेगा। उसने प्लेसमेंट किया, ये बायर हो गया। सेलर वो इसलिए नहीं बोल रहा है अपने आप को क्योंकि मार्केट में लेकर नहीं आया है। मार्केट में लेके आता तो सेलर अपने आप को बोलता, इसलिए वो प्लेसमेंट बोल रहा है। ये छोटा छोटा टेक्निकल चीज है। ठीक है, तो डेट्स ऑल। QIP प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब मार्केट में नहीं आया। तो ये सारे चीज है। इसके बाद आईपीओ है, पब्लिक इशू हो गया। बहुत सारी चीज यहाँ पे है। कूपन तो बता ही दिए, कूपन क्या होता है। तो कूपन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बॉन्ड में, डिवेंचर, उसको हम लोग कूपन कहते हैं। तो वैसा भी बॉन्ड होता है जिसमें कूपन होता ही नहीं है। आपको जब ट्रेजरी बिल वगैरह हम पढ़ा रहे थे तो बतला रहे थे कि डिस्काउंटिंग सिस्टम उसमें अप्लाई होता है, तो बॉन्ड में भी डिस्काउंटिंग सिस्टम अप्लाई होता है। तो अगर डिस्काउंटिंग सिस्टम अप्लाई है तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड कहेंगे। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबल नाम से भी क्लियर है, कन्वर्टेबल, कन्वर्ट कर गया। तो बॉन्ड भी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? वो कंपनी शुरू में ही बताएगी कि मेरा बॉन्ड है, पार्टिकुलर टाइम के बाद या टर्म के बाद ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप जो है क्रेडिटर से शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो बताएगी। हम जो है 4 साल तक कूपन देंगे और उसके बाद से डिविडेंड देंगे, मतलब ये पहले से तय होगा, आपके साथ वैसा ही एग्रीमेंट बनेगा। तो इसको हम लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड कहेंगे। उसी प्रकार कन्वर्टेबल शेयर भी होता है जो बहुत कम होता है, ये अक्सर प्रीफरेंस शेयर वगैरह में होता है। इक्विटी शेयर में तो नहीं होता है, प्रीफरेंस शेयर में होता है। तो उसी प्रकार से ये कन्वर्टेबल बॉन्ड लिखा है। एक होता है परपेचुअल बॉन्ड, ये इसको नोट कीजिए, परपेचुअल। तो जैसे कि हमने बताया ना कि बॉन्ड का जो टर्म होता है ये 1 साल से लेकर 1 ईयर से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो यही अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जिसका टर्म इनफाइनाइट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड।
ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसे कहेंगे? तो कल ही हम बतला है कि जब गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत होती है तो वो मनी मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल इशू करता है, कैपिटल मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, वही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ खास है नहीं। अंतर सिर्फ यही है कि कंपनी का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा आपको अनसिक्योर होता है और गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है वो सिक्योर होता है, मतलब वो डूबेगा नहीं। मार्केट में पैसा अप डाउन हो सकता है उसका भी, लेकिन वो डूबेगा नहीं। इसके बाद से आपका पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर, इसको कल पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सब समझ में आ जाएगा। बोनस शेयर, राइट इशू, सब कुछ हमने बता दिया, प्रेफरेंस स्टॉक सब कुछ बता दिया हमने। अब एक चीज रह गया है कि 3 in 1 अकाउंट। ठीक है, चलिए वो भी बता ही देते हैं, ये समाप्ति हो जाएगा 2 मिनट का, वो भी चीज है तो बता ही देते हैं। तो देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना होता है। जब भी कोई ट्रेडिंग करेगा तो इसके लिए अकाउंट ओपन करना होगा। तो इसी अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। नाम से भी क्लियर है, ट्रेडिंग का मतलब ही होता है खरीद बिक्री, तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करती है। ये जो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट है, ये एक तरह से मतलब दिमाग का ही, समझिए कि दिमाग में ही है। ऐसा तो कोई फिजिकल मार्केट तो है नहीं। मान लेते हैं कि जहां से हम लोग सब्जी लेते हैं या ग्रोसरी का सामान लेते हैं या फर्नीचर लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं, वो हम लोग को दिखता है, फिजिकल स्पेस है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट एंड ट्रेडिंग, सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट का जो कंसेप्ट है, ये इनविजिबल है, दिखता नहीं है, केवल इंप्रेशन है कि आईपीओ आया है, मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू सेल हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब ट्रेडिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फिजिकल मार्केट तो है नहीं। पहले होता था मुंबई में बीएससी का, बीएससी में बहुत बड़ा हॉल था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ फिजिकली शेयर एक्सचेंज होते थे, ऐसा होता था। बट अब नहीं होते हैं, गुरु मूवी में इसको दिखलाया गया है और बहुत सारे अलग अलग मूवी में इसको दिखलाया जाता है। तो जो भी इस टाइप का मूवी है वो देखेंगे तो मेरी बात को आप समझ पाएंगे। ठीक है, पहले का जो डॉक्यूमेंट्री और मूवी है और सब इसमें दिखलाया गया है। तो सेकेंडरी मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो जो शेयर को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आप अगर इन करना चाहते हैं तो आपको भी ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो आप शेयर लेना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि आप टाटा का शेयर लेंगे, मान लेते हैं, तो इसके लिए पैसा चाहिए ना। तो पैसा के लिए आपको सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या और सब भी कुछ चाहिए। तो यहाँ से पैसा आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा आप सेकेंडरी मार्केट होते हुए उसके पास पार्टिकुलर चला जाएगा, उस इन्वेस्टर के पास जिसके पास टाटा स्टील का शेयर होगा। आप देखेंगे कि आपको कितना चाहिए, आप अपने स्क्रीन पे वो आप प्लेसमेंट करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ 10 शेयर चाहिए टाटा स्टील के या 100 शेयर चाहिए, तो उतना पैसा आप उस समय क्या उसका रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप भेजेंगे पैसा। बट वो मालूम नहीं चलेगा कि किसको भेजे, वो साइट के थ्रू ऑटोमेटिकली वो पैसा चला जाता है, लेकिन वो नहीं मालूम चलता है किसको भेजे। जैसे कि पैसा आप चेक पे लिखेगा ना कि हाँ पार्टिकुलर को पैसा दिए, ये अकाउंट जब मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग करेंगे तो उससे आपको मालूम चलता है कि हाँ किसको पैसा दिए। बट यहाँ पे नहीं मालूम चलता है कि आप किसको पैसा दिए, आपको बस इतना ही मालूम चलता है कि आप जो ट्रेडिंग किए वो एनएससी के थ्रू किए, एनएससी के थ्रू किए या बीएससी के थ्रू किए या किसके थ्रू किए, ये मालूम चलता है कि किसके किसके थ्रू आप किए, किसके थ्रू आपका पैसा आपने दिया, और जो शेयर आ रहा है वो किसके थ्रू आया। इवन कि जब आपका शेयर आ गया तो आपका ये शेयर कहाँ जाएगा? तो डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में ये शेयर जाएगा।
तो यहाँ पर भी जब आप डीमेट अकाउंट में चेक करेंगे कि ये शेयर आपका कहाँ से आया है, एनएससी के थ्रू आया है कि बीएससी के थ्रू आया, ये आपको मालूम चलेगा, यहाँ पर मालूम चलेगा। ठीक है, बट किसके पास से आया है ये नहीं मालूम चलेगा, कि कौन इन्वेस्टर के पास से आया है ये नहीं मालूम चलेगा, या आप सेल कीजिएगा तो किसको सेल कर रहे हैं ये नहीं मालूम चलेगा। बस यही, तो फिर पैसा जो आएगा वो इस किस में आ जाएगा, जब आप सेल कीजिएगा तो पैसा इसमें आ जाएगा। और सेल करते वक्त जो है ये ध्यान रखना है कि पहले T+2 डेज था, कि जिस समय आप बेचिएगा उसके दूसरा दिन पैसा आएगा, मतलब मंडे को सेल कीजिएगा तो आपके पैसा, आपके अकाउंट में पैसा वेडनेसडे को आएगा। ये पहले था, बट अब क्या हो गया है, T+1 हो गया है, कि आज सेल कीजिएगा तो कल आ जाएगा पैसा। ठीक है, लेकिन ये अब इम्प्रूव और हो रहा है और इसको T बनाया जा रहा है, मतलब आज ही पैसा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लिक्विडिटी इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है तो आप तुरंत निकाल लिए तो हाली लिक्विडिटी, हाली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन शेयर को आज सेल कीजिएगा, कल पैसा आएगा तो लिक्विडिटी थोड़ा सा कम है, आज ही पैसा आ गया तो ये लिक्विडिटी भी इंक्रीज करेगा। तो डीमेट अकाउंट में क्या होता है, शेयर होल्डिंग होता है, जिस प्रकार यहाँ पे मनी होल्डिंग होता है, मनी होल्ड होल्डिंग होता है, उसी प्रकार यहाँ शेयर होल्डिंग होता है। ठीक है ना, तो ये सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट तो किसके पास ओपन किया जा सकता है, किसी ना किसी बैंक के पास ही ओपन किया सकता है। ये आरबीआई बैंकों को ही प्रिविलेज दी हुई है कि आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चेक इशू कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, एनबीएफसी नहीं कर सकती है, और कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है, केवल बैंक ही कर सकती है। उसी प्रकार सेबी ने मात्र 2 इंस्टीट्यूशन को ये परमिशन दिया है कि आपके थ्रू ही डीमेट अकाउंट इशू होगा। एक है एनएसडीएल एंड दूसरा है सीडीएसएल, और दिस इज कॉल्ड डिपोजिटरी। तो वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड डिपोजिटरी, ये डिपोजिटरी। कोई पूछे कि इंडिया में कौन कौन डिपोजिटरी है, कितने प्रकार के डिपोजिटरी है, तो 2 प्रकार का, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो ज्यादा जानकारी के लिए कि जो सीडीएसएल है ये आपको रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, मतलब मेरा और आपका किसी भी बैंक के साथ अगर डीमेट अकाउंट होगा, किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के साथ डीमेट अकाउंट होगा, लास्टली उसका यही मेंटेन करती होगी सीडीएसएल। जो एनएसडीएल है ये आपको कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के लिए है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के लिए, लाइक अगर किसी का म्यूचुअल फंड होगा तो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, जो आगे चल के बतलाएंगे। तो म्यूचुअल फंड कंपनी का भी पैसा कैपिटल मार्केट में जाता है, और वो भी तो पैसा कैपिटल मार्केट में गया तो शेयर आएगा ना, तो कहाँ पे होल्डिंग होगा, तो डीमेट अकाउंट में ही होल्डिंग होगा। तो उसका डीमेट अकाउंट किसके साथ होगा, तो एनएसडीएल के साथ होगा। तो हाल फिलहाल में एनएसडीएल ने अपना शेयर इशू किया था, सीडीएसएल का शेयर बहुत दिन से है। ठीक है ना, एनएसडीएल ने हाल फिलहाल 3-4 मंथ पहले, 6 मंथ पहले इशू किया था, एग्जैक्ट मुझे वो डेट याद नहीं है। तो एग्जाम में जो है इसका पूछता है कि ये अकाउंट का कितने डिजिट का है, कितने न्यूमरिक का है। जैसे कि आपके बैंक के अकाउंट जो ओपन होता होगा तो आपको याद होगा या मालूम होना चाहिए कि आप कस्टमर का कितने डिजिट का अकाउंट ओपन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पूछता है। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि 16 सीडीएसएल का जो है ये 16 न्यूमरिक डिजिट है। ठीक है ना, सीडीएसएल का 16 न्यूमरिक डिजिट है, एंड एनएसडीएल का जो है
ये अल्फा न्यूमेरिक है। CDSL का केवल न्यूमेरिक है, माने 1 2 3 न्यूमेरिक किसे कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब सारे चीज क्या है, न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है। तो इसका एक एग्जांपल अल्फा न्यूमेरिक का एक दूसरा एग्जांपल कोई आप दीजिएगा क्या? अब ये क्वेश्चन आपसे। हाँ आशीष जी, अल्फा न्यूमेरिक का एक अच्छा एग्जांपल और दीजिए। बोलिए। अकाउंट का सर। अकाउंट में अल्फा न्यूमेरिक होता है क्या? जी। अकाउंट में एबीसी भी लिखते हैं क्या? नहीं। तो फिर अल्फा कैसा न्यूमेरिक वही हो गया एग्जांपल सर, है? अल्फाबेट हाँ, फिर कैसा एग्जांपल? हाँ बोलिए मनीष जी। अल्फा न्यूमेरिक वही हो गया सर, अल्फाबेट हो गया उसमें और उसमें नंबर हो गया, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो अरे अल्फा सर जी, हम न्यूमेरिक उसका मतलब थोड़े पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इसका अच्छा एग्जांपल सॉरी सर, दीजिए। वो तो मैं जैसे समझा रहा हूँ कि अल्फाबेट भी हुआ और नंबर भी हुआ, वो हम एक श्याम एग्जांपल। हाँ श्याम 1 2 3 अगर ऐसा है तो फिर ये भी हो सकता है, प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। श्याम 1 2 3 अगर ऐसा है, जहाँ मल्टी, श्याम वो कुछ बोल रहा है, सज्जू जी थोड़ा सा ऑफ कीजिए ना, मनीष जी की बात सुनने दीजिए। हाँ, बोलिए। चलो श्याम 1 2 3 अगर मान लो कोई अकाउंट नंबर है सपोज ना, तो अल्फा न्यूमेरिक का एग्जांपल हो गया, इसमें अल्फाबेट भी हो गया और नंबर भी। चलिए में भी हो सकता है, ठीक है। आशीष जी आप कोई एग्जांपल देंगे क्या? सर ये सीजीटीएमएसी जैसे होता है क्रेडिट गारंटी, उसका जो वर्चुअल अकाउंट ओपन होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। नेफ्ट सर, नेफ्ट आरटीजीएस करते हैं उसका भी अल्फा न्यूमेरिक आता है। सीधे पैन कार्ड भी बोल दीजिए, पर पैन कार्ड का भी तो अल्फा न्यूमेरिक होता है। एंड जो आधार कार्ड होता है उसमें केवल न्यूमेरिक होता है। यस सब सिंपल एग्जांपल तो यहीं भी है। बाकी आप सब अकाउंट के एग्जांपल आप जो दे रहे हो वो भी सही है, कहीं कुछ में गलत नहीं है, लेकिन हमको केवल अल्फा न्यूमेरिक समझाना था। तो ये याद रखिएगा कि दोनों 16-16 डिजिट का होता है, लेकिन जो CDSL का है ये केवल न्यूमेरिक है, एंड NSDL का जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। एग्जाम में पूछता है जिस प्रकार आपका, और तो और छोड़िए, आपका ये जो IFSC जो कोड होता है वो भी अल्फा न्यूमेरिक होता है ना। जी। हाँ, तो एक नहीं कई एग्जांपल आएगा दिमाग में, आप दोहराइएगा तो हजारों एग्जांपल आएगा। तो ये देखिएगा, तो बहुत सारी चीज हमने आज आपको समझाया। आशीष जी आप आज का क्लास सब समझ में आ गया? यस सर। तो फिर से ये वीडियो देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जी। ठीक है ना। आज देखिए सोचे थे कम पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पढ़ा दिए। जी।